अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल जो है उसके बारे में हम सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें, रिसर्च प्रपोजल जो है, जो भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है एंड रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता है कि सबसे पहले ढूंढी जाती है। जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग फिर रिसर्च कंडक्ट की जाती है और सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर वही जो मैंने आपको बताया कि रिसर्च पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है स्नैप्सिस, वो जितनी भी थीसिस वगैरह होती हैं, ठीक है, उन सबको बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायर होती हैं एक रिसर्च के लिए। एंड रिसर्च प्रपोजल में ये है कि आपने वो सारी चीज़ जो है ना, वो सारी प्रॉब्लम उसको एक्सप्लेन करना होगा कि आपके अंदर जो है रिसर्च प्रॉब्लम आपकी है क्या, जिसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं। देखेंगे रिसर्च प्रॉब्लम जो है ना, ठीक है, वो रिसर्चर को बड़ी रिक्वायर होती है। अगर रिसर्च प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक वो प्रपोजल नहीं लिख पाएगा। फिर वो प्रपोजल लिखता है एंड इसमें वो बताता है क्या है कि वो ना वहाँ पे अपने जितने प्लान्स होते हैं उसके, उसने ना क्या प्लान करना है, किस तरह से उसने रिसर्च कंडक्ट करनी है, कौन से वे वो यूज़ करेगा, ये सारा कुछ उसने उसके अंदर एक्सप्लेन करना होता है। एंड देखिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टेटमेंट दे देगा प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम जो है वो है कौन से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएगा कि वो जो स्टडी करने वाला है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर देखें, ये चीज़ आगे ना कि सिग्निफिकेंस बता देगा, उसके फ़ायदे क्या हैं। साथ में जो है वो हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर प्रोसीजर पूरा लिखेगा, पूरा प्रोसीजर जो वो करेगा। एंड उसके बाद जो है ना वो सैंपल को सिलेक्ट करेगा, वो वाला सैंपल सेलेक्ट करेगा जहाँ पे जाके उसने रिसर्च कंडक्ट करनी है। उससे पहले वो प्रोसीजर लिख चुका होगा जिसमें वो ये बताएगा कि मैंने क्या क्या काम करना है, किस तरह से मैंने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, कहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट करना है। फिर वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो सारे के सारे ढूंढेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट हो तो तब क्या होगा कि ये सारे के सारे जो है ना इंस्ट्रूमेंट उनको ढूंढा जाता है ताकि वो डाटा कलेक्ट कर सके। जैसे बोला ना एक्सपेरिमेंट हो, अगर कोरोना है तो कोरोना के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि उस वक्त जो है मतलब कोरोना की वैक्सीन क्या हो सकती है, किस तरह से हम लोगों को बचा सकते हैं। तो वो जितना काम था वो लैब के अंदर हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। एंड उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी आपको लगानी पड़ती हैं, ऐसी टेक्निक जिसकी वजह से क्या होगा कि हम जितना भी डाटा है उसको लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, स्टैटिस्टिकल है ना, हम क्या करेंगे, सिंपल ग्राफ बना देंगे, इस तरह बताएंगे कि फ़लाँ जगह पे इतना कोरोना है, फ़लाँ पे इतना है, फ़लाँ पे इतना है, फ़लाँ पे इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि जो ग्राफ होता है उसमें चीज़ें जो है वो शो कर देते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल होता है। एंड अगर आप वैक्सीन के बारे में देखना चाहते हो, वैक्सीन के बारे में ना हम बता देंगे कि इस तरह से जो है ना, एक वैक्सीन है तो मतलब अब कितनी वैक्सीन टोटल बनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ना 5 या 4 वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है। तो ये बताते हैं कि ये जो ग्रीन वाली है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, जो ब्लू वाली है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये मतलब किस किस्म के लोगों को लग सकती है, और उसके बाद रेड वाली, साथ में ब्लैक वाली। तो मीन्स कि हम जो है ना वैक्सीन की भी आगे से स्टैटिस्टिकल वे में हम उनके बारे में बताते हैं कि कौन सी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में हम देखना है कि इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, ठीक है। डाटा जो है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, उसको कैसे सेट करना है, उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं है, अगर कोई गलती है या कोई एडिशन है या उसमें कोई एडिट करनी चाहिए तो वो किस तरह से करेंगे। एंड जितने भी आइडियाज़ होते हैं, रिसर्चर अपने आइडियाज़ देता है कि मैंने इस रिसर्च में ये काम करना है। वो अपने अपने आइडिया जो है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि वो पहले से जज कर रहा होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस जब बना रहा होता है, तो अपने अपने आइडिया बताएगा वो इसके अंदर। फिर हम बताएंगे कि इसका पर्पज़ क्या होता है, ठीक है। देखिए, इसका जो पर्पज़ है ना वो बड़ा क्लियर है कि आपको ये पता हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। उसके बाद आपको ये पता हो कि आपने करना क्या है, फिर आपका टाइम कितना लगेगा, ठीक है, आपको रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे जो है ना ये तरह के पर्पस आते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं जो कि रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हैं। आपने सबसे पहले बताना है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आप करना क्या चाहते हो, आपका टाइम कितना लगेगा, आपको कौन से रिसोर्स चाहिए होंगे, आपकी जो फाइंडिंग है वो किस तरह की होंगी। फिर उसके बाद आप जो रिपोर्ट होगी उसको लिखेंगे कि रिपोर्ट जो है ना वो किस तरह की हो। रिसर्चर रिपोर्ट जो है ना, इसमें देखें कि ये बड़ी ना वर्थ वाइल है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट जो होता है उसके बारे में बताता है, जितना उसका वर्क प्लान होता है वो सारा का सारा बताता है। वही चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं रिसर्च प्रपोजल में, वही चीज़ें वो यहाँ पे जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम लिखेंगे कुछ स्टेप्स के, स्टेप्स जो हैं वो क्या है रिसर्च प्रपोजल जो है, ठीक है, उसको अगर लिखना है तो हम क्या उसमें ना स्टेप्स किस तरह लिखेंगे। देखें, सबसे पहले ना आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि आप जो है आपका टॉपिक किस रिलेटेड है, ठीक है। पहली बात आप अपने बारे में लिखेंगे कि आप हैं कौन, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आप बताएंगे कि मैंने क्या चीज़ मुझे मिली है, किसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, या मैं आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की कर रहा हूँ, कौन सी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ। फिर आपका पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद आप अपनी हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर प्रोसीजर लिखेंगे, फिर आउटलाइन बनाएंगे, और उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे कि मुझे ना ये वाला डेटा
जो है वो दूसरी बुक्स वगैरह से, ये दूसरी रिसर्चर का मिला है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के बाद फिर आप अपनी जो है ना रिसर्च उसको कंडक्ट करोगे और डाटा कलेक्ट करोगे। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्वांटिटेटिव करते हो, क्वालिटेटिव करते हो, हिस्टोरिकल करते हो या एक्शन करते हो, अप्लाइड करते हो। जो आपकी रिसर्च होगी उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा कलेक्ट कर लेना है। देखिए, सबसे पहले हम ना इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होता है कि हमें ना जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो देनी होती है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ना अपने प्लान जो है वो बनाने होते हैं। साथ में हमें अपनी जो है ना जितनी भी वो टाइप्स होती हैं रिसर्च की, वो दिखानी होती हैं कि हम कौन कौन सी टाइप्स यूज़ करेंगे रिसर्च की, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी रिसर्च कंडक्ट हो जाएगी। और आपने पूरी की पूरी जो फील्ड होती है उसके बारे में बताना है, उसके सारे जो पर्पज़ वगैरह होता है ना स्टडी का, वो सारा आपने क्लियर करना होता है, एक्सप्लेनेशन देनी होती हैं। ये सारा कुछ आप ना इंट्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर दे देते हो। उसके बाद आपने बताना है कि आप जो रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे ना सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्या किया गया है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आप ना गुड रेलिवेंट जो है ना क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, वो सारे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितना भी है ना एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर ये होते हैं। आपको वहाँ से ही कोई ना मतलब दे दिया जाता है क्वेश्चन आपके सामने। ये समझ लें कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से क्या करेंगे आप कि कोई एक क्वेश्चन जो है ना वो उठा लेंगे, या आपको जो भी जो सुपरवाइजर होगा वो क्वेश्चन दे देगा कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बेटा आपने ढूंढना है। और वो आंसर जो है ना वो थीसिस की फॉर्म में, रिसर्च की फॉर्म में होगा और बहुत लॉन्ग होगा। जैसे कि जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उनका सामने जो है ना सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि कोरोना, कोरोना है क्या, पहले इसके बारे में ये बताना। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जो कोरोना है उसकी वैक्सीन किस तरह है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसमें पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने काम किया, और उसके बाद एट द एंड जाके वैक्सीन जो है वो डेवलप हुई। और फिर वैक्सीन जो है वो तमाम जो है जितने भी लोग थे उन सबको लगी, और फिर जाके कोरोना जो है उसके ऊपर काबू पा लिया गया। तो इस तरह से ना अब वो क्वेश्चन था उनके सामने आ गया, और उन्होंने क्या समझा कि ये जो है ना अब इसको सॉल्व करना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी। एंड देखें कि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम सेलेक्ट की जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि स्पेशल केयर जो है ना उसकी की जाए। ऐसा नहीं करना है कि बस ना ऐसे ही आप काम करते रहो, नहीं। जो साइंटिस्ट उस कोरोना पे काम कर रहे थे उनको लैब के अंदर भी कोरोना हो सकता था और भी मसले हो सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी वायरस था, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो इस तरह ना वहाँ पे स्पेशल किस्म की उनको केयर भी नीडेड थी। एंड इसके अलावा जो है ना उसमें उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट लेके और बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ उसके ऊपर ना उन्होंने काम किया है। एंड साथ में उन्होंने क्या किया, जितनी भी एजुकेशनल कमेटी थी उसके सामने वो गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस की हैं, सर्च की हैं, सब ने प्लानिंग की है। ये सारा काम जो है ना वो कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एंड देखें कि जितना भी रिसर्च टॉपिक है ना, ठीक है, जो आपने थीसिस के लिए सिलेक्ट किया है, तो वो आपने उसके बारे में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। थ्योरेटिकल भी आप देते हो, प्रैक्टिकल भी देते हो। कि मीन्स कि अगर थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो उस वक्त उसमें क्या चेंजेस होंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप फॉर एग्जाम्पल ना कोई भी काम कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकली जो आप ना पेपर पे वर्क करते हो कि आपके अकॉर्डिंग कहते हैं कि हाँ जी इतना खर्चा होगा, ये इतनी चीज़ें जो है ना वो लगेंगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिकली वर्क करना स्टार्ट करोगे तो आपके जो अखराजात होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपने एस्टिमेट किया भी नहीं होता, वो भी आपके सामने आती हैं। मीन्स की थ्योरेटिकल जो होती है और प्रैक्टिकल जो होती है उनमें बड़ा फ़र्क होता है। तो इस वजह से इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, आपको ये भी यहाँ वहाँ पे डिटेल में बतानी होती है। और आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज बतानी होती है कि ये एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, ये रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने काम किया हुआ था, मैंने इसको उठाया, मैंने वहाँ पे इसको सारा काम कर दिया। एंड जितना भी है आपने जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। एजुकेशनल पर्पस आपको होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही रिसर्च कंडक्ट करना शुरू कर दें, बल्कि आपको बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए। वो एजुकेशनल है या चाहे वो आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, इस तरह से। एंड इसका जो पर्पस होगा ना वो ये होगा कि आप सोल्यूशन फाइंड कर सकें, ठीक है। एंड जो स्टडी होगी ना वो लॉजिकली तो बड़ी रिड्यूस हो जाएगी इसके अंदर। और जो क्वेश्चन होगा वो आपको पता लगेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो आपके सामने आ जाएंगे, उनकी स्टेट हो जाएगी। मीन्स कि आप उनकी ना एक पूरी पूरी सेंटेंस बना लोगे। फिर क्या होगा कि पर्टिकुलर हाइपोथेसिस होंगी ना वो आप जस्ट उनको टेस्ट करोगे, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम बच जाएगा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें आपने ना वैल्यू बता देनी होती है, रिसर्च की वैल्यू क्या होती है। जैसे अब मैंने बताया कि कोरोना वैक्सीन बननी थी, तो ये बहुत बड़ी थी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा होने वाला था। उसके आउटकम्स बताएंगे कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इससे क्या होगा और इससे कितना फ़ायदा होगा। साथ में आपने जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो बताने होते हैं कि इसके ना कितने फ़ायदे होंगे, कितने लोग जो है ना वो इससे मतलब फ़ायदा उठा लेंगे। और साथ में आपने ना कंट्रीब्यूशन बतानी होती है सारी की सारी, इसकी वजह से क्या होगा कि जितनी भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर कितनी नॉलेज आएगी। मीन्स कि आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी जो नॉलेज होगी वो सेकेंडरी हो जाएगी, एंड उसको लोग पढ़ के वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे। तो वो भी आपने वहाँ पे जो है ना बताना होगा कि किस तरह से ये सारा काम होगा, ठीक है। तो देखें कि ये सारा जो है ना, ठीक है, ये सारा ओवरऑल था रिसर्च प्रपोजल। ये आप लिखते हो, ये का ना इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आप चले 15 पेजेस लिख लें,
15 पेजेस लिख लेते हैं, उसके अंदर भी होता इसका मैं आपको बताऊं कि जिस तरह थीसिस वगैरह होते हैं ना, उन्हीं की तरह होता है। लेकिन इसमें आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि हम इसको लिखने वाले क्यों हैं, इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, रिसर्च हम किस तरह की कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन किस तरह की कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, सैंपल हमारा किस तरह का होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी रिसर्च प्रपोजल के अंदर आनी ज़रूरी होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें।